दोस्तों, आज से जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से चर्चा शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो इससे संबंधित अब तक क्या और किस तरह का प्रश्न पूछा गया है उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो ये है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर संसद को किस प्रावधान के अंतर्गत नया राज्य बनाने का अधिकार है ये पूछ रहा है। मतलब भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह देश में कोई नया राज्य बना सके। तो यहाँ पर जो है कहता है ए में अनुच्छेद 1, बी में अनुच्छेद 2, सी में अनुच्छेद 3, डी में अनुच्छेद 4 और ई में अनुच्छेद 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 1 से लेकर के 4 तक में वर्णन है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो अनुच्छेद 1, 2, 3 से लेकर के 4, 5 तक दिया है। तो अब है कि हम लोग देखें कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का संघ का नाम कहता है प्लस उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यह सो चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम प्लस उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये जो है आपको ये कहता है राज्य क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन। तो शैल बी ए यूनियन मतलब भारत राज्यों का यूनियन होगा, राज्यों का संघ होगा। और ये जो है राज्य क्षेत्र की बात जो करता है कि भारत में कौन सा एरिया शामिल माना जाएगा, तो कहता है पहले से जो राज्य हैं वो प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, उसके अलावा भविष्य में भारत कोई विदेशी राज्य क्षेत्र जो अर्जित करेगा वो भी जो है आपको भारत संघ में शामिल राज्य क्षेत्र माना जाएगा। तो ये पहला इसमें जो पॉइंट है कि जो वर्तमान में राज्य है वो माना जाएगा। दूसरा जो केंद्र शासित मतलब संघ शासित केंद्र शासित जो प्रदेश है वो माना जाएगा। प्लस जो है 3 में अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब कि जो बाहर से जो भारत में अभी शामिल हिस्सा नहीं है, अगर वो क्षेत्र अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो वो सब मिलकर के क्या कहलाएगा? भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 जो है वह हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। उसके बाद अनुच्छेद 2 जो कहता है, अनुच्छेद 2 जो कहता है, तो अनुच्छेद 2 जो है यह कहता है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना की बात करता है। तो यह जो है नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना के बारे में चर्चा करता है। मतलब क्या है कि जो भारत में अभी शामिल क्षेत्र नहीं है, भविष्य में वो क्षेत्र अगर हम शामिल करते हैं अपने भारत में तो उसको जो है आपको जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल करेंगे, तो वो होगा अनुच्छेद 2। ये भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 2 के अधीन जो है भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं या एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। उसी ढंग से अब आ जाता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि यह जो है आपको नए राज्यों के निर्माण, उसकी सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकता है संसद।
तो ये जो है अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण कर सकता है संसद, प्लस उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में ये परिवर्तन कर सकता है। सीमा प्लस नाम एक ही साथ कर दे, सीमा प्लस नाम नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को अधिकार देता है कि देश के अंदर जो अभी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में के किसी हिस्से को किसी दूसरे राज्य में शामिल कर दे सकते हैं, या जो अभी राज्य है उसके कुछ हिस्से को काट करके एक नया राज्य बना सकते हैं, या दो से अधिक जो राज्य है उसके कुछ हिस्से को काट करके एक नया राज्य बना दे सकते हैं। जो हमारा अभी राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यह भारतीय संसद को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 4 जो है यह कहता है कि संसद जो ये काम करेगा कि नए राज्यों का प्रवेश कराएगा भारत के राज्य क्षेत्र में, या नए राज्य का निर्माण करेगा, तो इसके लिए उसको विधि बनाना होगा संसद में। तो वह विधि जो है आपको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या कि संसद साधारण बहुमत के आधार पर नए राज्यों का भारत में प्रवेश, या भारत के अंदर जो पहले से राज्य है उसको जो है एक नए राज्य के रूप में दर्जा दे सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो है कहता है या कैसे संसद करेगा, तो कहता है साधारण विधि के द्वारा संसद ये काम कर सकता है। और अनुच्छेद 5 जो है वहां से तो नागरिकता शुरू हो जाता है, इसलिए अनुच्छेद 5 का तो आंसर होने का कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार हमारा उत्तर जो है वो सी होगा यहाँ पर, मतलब अनुच्छेद 3 होगा। तो ये जो है पहला क्वेश्चन था, और पहला क्वेश्चन जो समझ लिया तो इसके बाद अब आगे जो क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चनों का उत्तर इस आधार पर हम आसानी से दे सकते हैं। अब है कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, कहता है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखा है उसमें देख लिया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन या निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको विकल्प जो दिया है, कहता है ए में संसद में, बी में राष्ट्रपति में, सी में मंत्रिपरिषद में, डी में राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो पहले क्वेश्चन का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके अनुसार हम लोग समझ चुके हैं कि नए राज्यों का गठन करने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय संसद के पास है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ए में राज्यों का। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग जो अनुच्छेद प्रथम पहला देखा उसमें क्या है, उसमें संघ का नाम है। अनुच्छेद जो 1 है, अनुच्छेद जो 1 है, यह क्या कहता है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि यह संघ का नाम बता रहा है प्लस उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा कर रहा है। तो नाम क्या है बता रहा है, कहता इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो है आपको राज्यों का यूनियन होगा, शैल बी ए स्टेट्स, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो ये जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पर जो कहता है ए में राज्यों का समूह, यह राज्य का समूह नहीं है।
बी में है राज्यों का फेडरेशन। तो राज्यों का फेडरेशन क्या होता है? राज्यों का फेडरेशन, इसको हम लोग समझ लें कि राज्यों का फेडरेशन क्या होता है। तो फेडरेशन का अर्थ होता है संधि या समझौता। तो जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में संधि करके समझौता करके एक बड़ी इकाई का गठन करता है और अधिकारों का बंटवारा राज्य और उस बड़ी इकाई के बीच कर लेता है, तो कहा जाता है कि वैसा जो इकाई बनता है उसको कहा जाता है यह फेडरल स्टेट है। जैसे अमेरिका को देख लें, अमेरिका के शुरुआत में 13 राज्यों ने आपस में बैठ करके, जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ तो आजादी के बाद वहां के 13 राज्यों ने आपस में बैठ करके एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग एक बड़ी इकाई बना लें, मतलब नेशन बना लें, और जो है मतलब केंद्र बना लें और केंद्र को कुछ अधिकार दे दें, बाकी अधिकार हम अपने राज्यों के पास रख लें। तो इस तरह से अमेरिका जो है वह जैसो आपको फेडरल कंट्री हो जाता है। अमेरिका जो है आपको यूनियन नहीं है बल्कि फेडरेशन है, क्योंकि वह समझौते का परिणाम है एक केंद्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। इसलिए अमेरिका का जो नाम देखते हैं वह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कि कुछ राज्यों ने आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण किया और संघ का निर्माण करके कुछ अधिकार संघ को दिया, केंद्र को दिया, और शेष अधिकार अपने राज्यों के पास रख लिया। तो ये जो है कहता है कि राज्यों का फेडरेशन। तो भारत राज्यों का फेडरेशन नहीं है। सी में है कि राज्यों का कन्फेडरेशन। सी में फिर यह कहता है कि राज्यों का कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेडरेशन का मतलब एक ढंग से समझिए महासंघ हो जाता है, और यह फेडरेशन की तुलना में बहुत ही ढीला ढाला संगठन होता है। तो होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा देश अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करते हुए, सुरक्षित रखते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संधि या समझौता करता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तब कहा जाता है कि यह कन्फेडरेशन है। तो कन्फेडरेशन तब होता है जब संधि करने वाले दो या दो से ज्यादा देशों की अपनी संप्रभुता बरकरार रहती है, सुरक्षित रहती है, और वो एक समान उद्देश्य के लिए जो है एक महासंघ का निर्माण करता है। कन्फेडरेशन में समझौता करने वाले देशों को कभी भी अलग हो जाने का अधिकार होता है संधि समझौते से। लेकिन जो है आपको फेडरल जब स्टेट होता है, जब फेडरेशन बनता है राज्यों के द्वारा एक संघ को बना करके, तब जो है वहां पर राज्यों की संप्रभुता सुरक्षित नहीं रह पाती है, क्योंकि तब संप्रभुता एकमात्र उसी संघ मतलब बड़ी इकाई के पास चला जाता है निर्धारित करने का। तो इसलिए भारत एक कन्फेडरेशन भी नहीं है। डी में कहता है राज्यों का यूनियन। तो जैसा कि नाम हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर हमारा डी होगा। और यूनियन का मतलब है कि भारत का जो एक संघ के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में विकास हुआ है, वह एक स्वाभाविक रूप से हुआ है, नेचुरली हुआ है। भारत का जो है आपको एक समझौते का परिणाम नहीं है विभिन्न राज्यों के द्वारा, बल्कि एक स्वाभाविक रूप से भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत के अंग हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो है डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। बाद आ जाता है चौथा जो है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करने के दौरान हम लोगों ने देख लिया था
कि जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को नहीं पड़ता है, बल्कि कोई नया राज्य अगर गठन करना होता है तो संसद एक साधारण बहुमत के द्वारा विधि बना करके ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो ए में साधारण है, बी में 2/3 है, सी में 3/4 है, डी में 2/3 एवं राज्यों का अनुसमर्थन है और ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें से सब। तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद प्रथम के अनुसार हम लोगों ने देख लिया है कि अनुच्छेद प्रथम के अनुसार और जैसे दूसरे और तीसरे के अनुसार हम लोगों ने देख लिया है कि संसद साधारण बहुमत के द्वारा विधि बना करके नए राज्यों का गठन और निर्माण कर सकती है और ऐसा जो विधि बनाएगी वह अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो ए होगा, साधारण। अब पांचवा क्वेश्चन आता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो प्रथम अनुच्छेद में हम लोगों ने क्या देखा था कि संघ का नाम है, मतलब देश का नाम है, इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारे देश का दो नाम है संविधान के अनुसार, एक इंडिया है और दूसरा भारत है। और जो है कहता क्या है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा जो है हमारा भारत। उसके साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल माना जाएगा। तो पहले हम लोगों ने देख लिया है कि जो भारत में अभी वर्तमान 28 राज्य है वो रहेगा, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, मतलब संघ क्षेत्र रहेगा, तो जिसकी संख्या अभी 8 है। और तीसरा कौन शामिल माना जाएगा, भविष्य में अर्जित कोई बाहरी क्षेत्र, वो भी भारत का राज्य क्षेत्र मान लिया जाएगा। अब है कि संघ शासित क्षेत्र जो होता है, मतलब संघ राज्य जो होता है, तो उसका प्रशासन कैसे चलता है। विभिन्न राज्यों में तो हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव में जिस दल विशेष को बहुमत प्राप्त होता है वही दल जो है सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनता है, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट बनता है, उसके बाद वहां का शासन प्रशासन चलता है। लेकिन जो संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहता है उसका कैसे प्रशासन चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है। तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 239 है, 239। ये अनुच्छेद कहता है कि जो संघ शासित क्षेत्र है उसका प्रशासन जो है एक प्रशासक के द्वारा चलाया जाएगा, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर जो है विकल्प राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा, तो ये जो है उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रशासक को। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को उपराज्यपाल भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के नाम पर मतलब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश का शासन चलाते हैं। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर होगा राष्ट्रपति द्वारा। हालांकि विकल्प में उपराज्यपाल भी है, गृह मंत्री भी है, प्रशासक भी है, लेकिन सही उत्तर ए राष्ट्रपति होगा। अब आता है अगला जो है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली जगह सहमति की आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसकी सीमा में परिवर्तन करने का जब मुद्दा आएगा तो कहता है किसकी सहमति की आवश्यकता होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के नाम, उसकी सीमा, उसके आकार या उसके क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार किसको है, तो भारतीय संसद को है। तो कहता है कि ऐसा तो संसद कर सकती है, लेकिन किसकी सहमति से कर सकती है। ए में कहता है विकल्प राज्य के विधानसभा सदन की, बी में राज्य के मुख्यमंत्री की,
सी में राज्य की और डी में राज्य की नहीं। तो ये संसद को जो है पूर्ण अधिकार है कि किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में वो परिवर्तन कर दे। इसके लिए उसको किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य विधानमंडल जिस राज्य की सीमा, आकार या नाम में वो बदलाव करना चाहती है, उस राज्य की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर वो ये प्रस्ताव भेजती है संबंधित राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा अगर केंद्र के संसद के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं भी है, तब भी ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि उस राज्य के नाम या सीमा में वो परिवर्तन कर दे। उदाहरण के लिए बिहार का जब बंटवारा हो रहा था तो कई बार प्रस्ताव आया था, संसद के द्वारा भेजा गया था बिहार विधानसभा में, और बिहार विधानसभा ने उसको नकार दिया था। तो नकारने के बाद भी संसद चाहती तो बिहार का बंटवारा उस समय कर देती। हालांकि संसद ने राज्यों की जैसो आपको मंशा का सम्मान उस समय किया, तो इसके चलते मनमर्जी के आधार पर बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन जब फाइनली एक बार और भेज दिया गया बिहार बंटवारे का प्रस्ताव संसद के द्वारा बिहार विधानसभा में, तो अंततः बिहार विधानसभा ने उसको उस पर सहमति दे दी और सहमति मिलने के बाद तब बिहार का बंटवारा हुआ वर्ष 2000 में। और इस तरह से पंजायसो आपको झारखंड बिहार से बट करके एक नया राज्य बना। लेकिन बिहार अगर मान्यता नहीं भी देता तब भी झारखंड एक नया राज्य बना दिया जाता संसद के द्वारा, क्योंकि संविधान में इस बात का कहीं से प्रावधान नहीं है कि जिस राज्य के नाम, सीमा या आकार में, क्षेत्र में आप परिवर्तन करने जा रहे हैं उसकी सहमति की आपको आवश्यकता होगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो यहाँ पर 4-5 विकल्प दिया गया है और क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में क्या प्रावधान निम्नलिखित में से नहीं है। तो जो नहीं है उसको यहाँ पर चुनना है हम लोगों को। ए में कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी में कहता है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी कहता है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, और डी कहता है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो जैसा कि अनुच्छेद 3 कहता है, वो क्या कहता है कि संसद के द्वारा जो है किसी राज्य के आकार में बदलाव किया जा सकता है। मतलब क्या कि उसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है या क्षेत्र घटाया जा सकता है, नाम उसका बदला जा सकता है। लेकिन जो है तो इस तरह से ABC तो सही है प्रावधान। डी जो कहता है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, तो किसी स्टेट को यह अधिकार नहीं है संविधान में कि वो कोई संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सके। तो इसलिए ये डी जो प्रावधान है यह संविधान में नहीं है, इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर डी होगा। अब कहता है 8वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और जो स्टेटमेंट दिया गया है कहता है उसमें से कौन जैसो गलत है, आपको ये चुनना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का मतलब है कि भारत नैसर्गिक रूप से एक राष्ट्र संघ के रूप में जैसो सामने आया है। इसलिए जो इसकी इकाई है, मतलब क्या कि छोटी छोटी इकाई मतलब विभिन्न राज्य हैं, उसको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर ये भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। तो राज्यों के गठन और पुनर्गठन के मुद्दे पर हमारे देश में कई आयोग बने
आजादी के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक आयोग बना था, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग कमीशन बना था, यह आपको 1948 में। और दूसरा बना आपको जेवीपी। मतलब क्या कि जेवीपी आयोग जो बना जो है आपको जेवीपी मतलब जवाहरलाल, ये जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग आपको बनता है 1948 में। ये भी 48 में बना। और तीसरा जो आयोग बना वो फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग यह आपको बनता है 1953 में। तो ये जेवीपी आयोग का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सिताभी रमैया। तो कहता है कि ये इसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करने का सिफारिश न करके प्रशासनिक आधार पर करने का सलाह दिया था। तो यह भी सही है। यह आयोग जो था यह कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तीसरा जो है कहता है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिताभी रमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये जो दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिताभी रमैया आयोग 1948, यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त आयोग थी। इसने भी कहा है कि भाई भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन या पुनर्गठन न होना चाहिए, करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो अब कहता है कूट दिया है, विकल्प चुनने के लिए कहता है कि इनमें से जो ये 3 स्टेटमेंट है तो उसका एक कूट बना दिया है, उसमें से जो है सही चुनने के लिए कहता है केवल एक। तो केवल एक भारत जो है सो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यह तो सही है ही। इसके धर आयोग यह भी सही है, पंडित नेहरू वाला भी सही है। तो यहाँ पर जो विकल्प कहता है केवल एक, बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 1 और 3, डी में तीनों। तो उत्तर हमारा तीनों यहाँ पर सही है, इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। अब उसके बाद नमा क्वेश्चन जो कहता है, नमा क्वेश्चन क्या कहता है? नमा क्वेश्चन कहता है नमा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम लोग जानते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है। तो कहता है कि इस हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है या कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो अनुच्छेद 19 हमारा क्या कहता है? मतलब क्या कि अनुच्छेद 19 बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ ही साथ एक सीमा रेखा खींच दी है कि आप इतना दूर ही बोल सकते हैं, इससे आगे आप नहीं बोल सकते हैं। अगर इससे आगे आप बोलेंगे तो आपको ये बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है देश से अलग होने की बात कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट दूसरा जो है वह गलत है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए में विकल्प है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में न तो 1 और न ही 2। तो जाहिर सी बात है उत्तर यहाँ पर केवल ए, जो विकल्प दिया है उस मुताबिक केवल 1 है। उत्तर सही है, ए उत्तर सही है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और यूनियन ऑफ स्टेट होने के नाते भारत को, ये किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है ही। अब लास्ट और 10वां क्वेश्चन देखें। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है?
तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि यह किस अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर रहा है। कहता है किसी राज्य को संघ में मिलाने का अधिकार, मतलब क्या? नए राज्यों का भारत में प्रवेश या उसकी स्थापना के बारे में यह क्वेश्चन कह रहा है। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 2 के बारे में कह रहा है। मतलब क्या है कि वैसा राज्य या क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का राज्य क्षेत्र नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो राज्य क्षेत्र या विदेशी राज्य क्षेत्र अगर भारत को भविष्य में प्राप्त होता है तो उसको भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश कराने का अधिकार किसे है, या एक नया राज्य बना देने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 आएगा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह एक विधि बना करके क्या करेगा कि जो है सो नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में या स्थापना कर सकता है। तो ए में कहता है भारत के राष्ट्रपति को गलत विकल्प, बी में प्रधानमंत्री को गलत विकल्प, सी में संसद को, यही सही विकल्प है, और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा यहाँ पर सी होगा, क्योंकि ये संसद को अधिकार संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वही संसद को ये अधिकार देता है। तो आज का ये 10 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।